introduction section to our macroscopic and microscopic domain. Now, in this lecture, we will have to understand various theories related to macroscopic and microscopic domain so that you all come to know about the various categories of these two domains. Our first categories regarding this will come as classical physics. अब classical physics basically it is a study of macroscopic phenomena. It includes subjects like mechanics, electrodynamics, thermodynamics and optics. जैसा कि इस बुक के अंदर भी आपको बताया गया है, classical physics deals mainly with macroscopic phenomena and includes subjects like mechanics, electrodynamics, optics and thermodynamics. तो सबसे पहले बारी आती है हमारे मैकेनिक्स की. मैकेनिक्स क्या है? Under mechanics, we will study about Newton's law of motion or like law of gravitation. Basically, these two define what? About motion of particles, or we can explain here rigid or deformable bodies and general system of particles. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैकेनिक्स क्या है. मैकेनिक्स हमारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसे लॉज कैरी करता है. अब दीज टू लॉज क्या है? मेनली डिस्क्राइब्स अबाउट मोशन ऑफ पार्टिकल्स या फिर रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज एंड जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. हमारे मैकेनिक्स के अंदर पार्टिकल सिस्टम के मोशन और उससे कंसर्न्ड जो आपका डिफरेंट सेटअप है आपकी बॉडीज़ का, आइदर डिफॉर्म्ड और रिजिड बॉडीज़. रिजिड मीन्स that can't be deformed, that body is rigid. So in this concern, other examples like the propulsion of a rocket by a jet of ejecting gases, propagation of water waves or sound waves in air, these also comes under the problems of mechanics. ठीक है. अब इसके अंदर क्या है? जो रॉकेट का प्रोपल्शन मैकेनिज्म होता है जिसमें कि अप थ्रस्ट के कारण रॉकेट राइज करता है एयर में. किसकी वजह से होता है? क्योंकि बहुत सारी गैसेस जो हैं उसके रॉकेट के प्रोपल्शन के ड्यूरेशन में बहुत सारी गैसेस जिसकी वजह से वो अप थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से रॉकेट ऊपर आपके स्पेस में जाता है. तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है आपका प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट बाय द जेट ऑफ इजेक्टिंग गैसेस. इसी तरह से प्रोपगेशन ऑफ वाटर वेव्स एंड साउंड वेव्स इन एयर को हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है क्लासिकल फिजिक्स के अंदर वो होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जैसा कि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डील्स विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना एसोसिएटेड विद चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज. तो इट्स बेसिक लॉ वर गिवन बाय कूलम ऑयरस्टेड. मेनली ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इससे रिलेटेड लॉज दिए हैं. अब आप इसके अंदर बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक बोथ टाइप ऑफ फिनोमेनाज पढ़ते हैं जो कि किससे एसोसिएटेड हैं? चार्ज्ड या फिर मैग्नेटिक बॉडी से एसोसिएटेड है. बेसिकली इनके लॉज आपके कूलम ने या फिर ऑयरस्टेड ने दिए हैं. एम्पेयर और फैराडे ने भी इस मैक्सवेल के साथ कुछ लॉज दिए थे हमारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर, जिसमें मैक्सवेल ने बहुत से सेट ऑफ इक्वेशंस दिए थे जो कि हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे ना. अब इसमें एग्जांपल के तौर पे हमें दिया हुआ है द मोशन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड
ये एक एग्जाम्पल है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। उसके बाद जो वर्किंग ऑफ एंटीना, the propagation of radio waves in ionosphere etc. ये इस टाइप के एग्जाम्पल्स हैं आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरीज के। नेक्स्ट एरिया इज ऑफ ऑप्टिक्स। देखिए ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक डील्स विद द फिनोमिना इन्वॉल्विंग लाइट, मीन्स जितने भी फिनोमिना रिलेटेड टू अवर लाइट है, लाइट वेव प्रोपगेशन आ गया इसके अंदर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं। और साथ ही जितने भी आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब इससे रिलेटेड थ्योरीज और रूल्स, लॉज हम इस ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे कलर्स एग्जिबिटेड बाय थिन फिल्म्स आर द टॉपिक ऑफ ऑप्टिक्स। नेक्स्ट कम्स आवर टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। एक्चुअली ये टॉपिक ना होकर सब्जेक्ट्स हैं। Thermodynamics, in contrast to mechanics, does not deal with the motion of bodies as a whole। अब इसमें क्या है, थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स में बेसिकली एक डिफरेंस है कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम एज अ होल बॉडी को नहीं मान के चलते, हम इसको एज मैक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम के तौर पर देखते हैं, जिसके अंदर हमारे टेम्परेचर चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, एंट्रोपी, बेसिक टर्म्स हैं या फिर आप कह सकते हो बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। जबकि मैकेनिक्स क्या है, पूरी बॉडी का मोशन से रिलेटेड है, मतलब उसमें कुछ पार्टिकल साइज नहीं आता है, जैसा कि थर्मोडायनेमिक्स में पार्टिकल साइज को लेकर हम बात करते हैं। अब माइक्रोस्कोपिक डोमेन के बारे में अगर हम देखें तो उसके अंदर हमारा मेनली क्वांटम थ्योरी सब्जेक्ट आता है। क्वांटम थ्योरी में क्या है, इट इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ फॉर एक्सप्लेनिंग माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना एज क्लासिकल फिजिक्स कांट एक्सप्लेन्ड एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। मीन्स इसके अंदर क्या है कि जो क्लासिकल फिजिक्स है हमारी, वो इसको इनएडिक्वेट हुई कि जितने भी इससे रिलेटेड, इस डोमेन से रिलेटेड टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने में अनेबल हुई। क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, क्लासिफिकेशन जो क्लासिकल फिजिक्स है वो मेनली लार्जर लेवल ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात करती है, पार्टिकल्स नहीं कहना चाहिए, एग्जैक्टली बॉडीज के बारे में बात करती है। तो अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो हम सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो उसके रूल्स और लॉज जो हैं वो क्वांटम थ्योरी गवर्न करेगी। तो क्वांटम थ्योरी is currently accepted as the proper framework for explaining microscopic phenomena। इससे हमें ये पता चलता है कि क्वांटम थ्योरी के अंदर हम स्मॉलर डायमेंशंस पर आ जाते हैं, जो कि एटम्स और न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये सब बात थी हमारी क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड, क्वांटम थ्योरी भी कह सकते हो आप। इसके बाद हम आ जाते हैं आपके एक्साइटमेंट पार्ट पे, कि ऐसा क्या है जो फिजिक्स को एक्साइटिंग बनाता है। टू सम पीपल द एक्साइटमेंट कम्स फ्रॉम द एलिगेंस एंड यूनिवर्सिबिलिटी ऑफ इट्स बेसिक थ्योरीज। सबसे पहले हमें we know that physics is vast but is very interesting. There are various ways that physics is interesting such as, जैसे कि सबसे पहले बारे में बात करी है हमने यूनिवर्सलिटी के बारे में। यूनिवर्सलिटी का मतलब क्या है? यूनिवर्सल मतलब कि जो कि कॉमन है पूरे यूनिवर्स में। बेसिक concepts and laws can explain various phenomena, means same law, same concept can be
कैन बी यूज टू एक्सप्लेन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसे कि इसके अंदर बताया भी गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, आफ्टर फायरिंग अ बुलेट अ पर्सन गॉट सडन जर्क, या फिर हम बात करें अप्लाइंग फोर्स ऑन वाटर स्विमर मूव्स फॉरवर्ड, या फिर रॉकेट पुश द प्रोपेलेंट बैकवर्ड, रॉकेट गेट पुश फॉरवर्ड। तो ये सब क्या है? ये हैं आपको सब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताते हैं। नाउ these all are the example for Newton's third law of motion, that is, to every action there is equal and opposite reaction. So basically we have to verify and rely on these theories, since these theory explains almost all the principles for a multiple type of application. हेयर आई हैव, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया है कि जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो मल्टीपल एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर पहले जो एग्जांपल्स थे उसके अंदर। तो सेकंड जो आपका पॉइंट है वो आता है चैलेंजेस टू अनलॉक सीक्रेट्स ऑफ नेचर। मीन्स यहाँ पर हम नेचर के बहुत सारे सीक्रेट्स को जान सकते हैं, इसीलिए भी फिज़िक्स एक्साइटमेंट से भरा है। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो सीक्रेट्स हैं नेचर के वो हम कैसे जानते हैं? सबसे पहले हम नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, वी डू एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रिपेयर थ्योरीज ऑन दैट बेसिस, then we verifies our theories, and that's how we unlock the secret of nature. Now ये सब कुछ आपको इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ें। मैं आपको पीडीएफ भी साथ में भेजूंगी, जिससे कि जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है वो आप इस पीडीएफ के थ्रू इस कंप्लीट चैप्टर को एक बार रीडिंग दें। रीडिंग से क्या है बेटा, आपका और क्लैरिटी आएगी, मैं समझा रही हूँ, उसके अलावा भी आपको रीडिंग की ज़रूरत होगी। तो कमिंग टू आवर टॉपिक, जो हमारा थर्ड एक्साइटमेंट पार्ट है बेसिकली वो है एप्लीकेशन ऑफ लॉज एंड कंसेप्ट्स। अब हमने ये तो देख लिया कि लॉज हमारे बहुत काम आते हैं, अब हमने ये भी देख लिया कि किस तरह से ये यूनिवर्सल होते हैं और किस तरह से हम नेचर के सीक्रेट्स को जान पाते हैं। अब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट्स एंड लॉज की। अब लॉज और कंसेप्ट्स जो हैं वो आपके डेली लाइफ में बहुत जगह काम आते हैं, जैसे कि फिजिक्स यूटिलाइजेज एप्लीकेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिजिकल लॉज विच लीड्स टू न्यू डिवाइसेस। अब यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन के फॉर्म में हम बहुत से फिज़िक्स की हेल्प से बहुत से मशीन्स या फिर इंस्ट्रूमेंट डेवलप करते हैं, बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है आपका रॉकेट का। अब रॉकेट की कंस्ट्रक्शन क्या है, वो बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो बेसिकली हमारा जितना भी मशीनरी है या फिर जितने भी डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, वो कहीं ना कहीं से फिज़िक्स के कंसेप्ट्स और लॉज पर बेस्ड होते हैं। अब बात आती है कि जो फिज़िक्स में हमने टाइम के साथ प्रोग्रेस की है वो किस तरह से है। अब सबसे पहले वी हैव दिस क्वेश्चन इन आवर माइंड, व्हाट लाइज बिहाइंड द फिनोमिनल प्रोग्रेस ऑफ फिज़िक्स। तो वी हैव मेड वेरी वास्ट प्रोग्रेस इन मैनी फील्ड्स